चलिए, सो यूपीएससी एनडीए 1 2023 एग्ज़ाम कौन सी डेट को है? 16 अप्रैल। आज क्या तारीख है? 11 सितंबर। अगर मैं सितंबर के मंथ में से डेज़ गिनूँ तो कि कितने लेफ़्ट रह गए, कितने बच गए हैं, तो 20 डेज़ के आसपास। उसके बाद आपके अक्टूबर है, नवंबर है और दिसंबर है। अक्टूबर पूरा, नवंबर पूरा, दिसंबर पूरा, जनवरी, फरवरी, मार्च पूरा। इसका मतलब 6 महीने पूरे के पूरे, 15 दिन वहाँ से और 20 दिन यहाँ से बचे हैं। यानी कि लगभग आपके पास 7 मंथ का टाइम है। 30 दिन का एक महीना मान के चलो तो 7 तिये 21, 210 दिन का टाइम आपके पास है। 212, 213, 208 जितने भी दिन आपके पास बचे हुए हैं। 210 दिन मोर देन रिक्वायर्ड है या कम है? मोर देन रिक्वायर्ड है, क्योंकि मुझे इंग्लिश के अंदर केवल 50 डेज चाहिए आपके सिलेबस को कंप्लीट कराने के लिए। तो बाकी 50 डेज़ के अंदर और अगले 50 डेज़ के अंदर नरिशमेंट भी होगी, एनहेंसमेंट भी होगी, पॉलिशिंग भी होगी, ये सारे काम होंगे। आप में से कुछ बच्चे जो मेरे को पहले से जानते रहे होंगे, उन लोगों को पता होगा कि हम लोग क्लास के अंदर जिस अप्रोच से पढ़ते हैं, सेम अप्रोच का पेपर अभी जो पेपर हुआ 4 तारीख को, लगभग पेपर वैसा वैसा आया होगा। बड़े संतोष की, बड़े सेटिस्फेक्शन की बात है। मैथ्स में, जीएस में आप लोगों ने धुआं जैसा भी उड़ाया होगा। इंग्लिश में मेरे लिए अच्छी बात यह है कि 45, 46, 48 क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चों के ठीक गए हैं। ये मैं बोलने की बात नहीं कह रहा, ये आप लोगों के थ्रू मेरे को आउटपुट मिला है। मेरा इतना ज़्यादा ध्यान आप लोगों पे नहीं था जिस दिन एग्ज़ाम था। उस दिन सीडीएस का भी एग्ज़ाम था, इसलिए मैंने आज आते ही सीडीएस लिख दिया उसी खुशी में। पूरे पेपर को अगर थोड़ा सा एनालाइज करके देखो तो सिनोनिम, एंटोनिम और इडियम फ्रेज 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये 30 के 30 क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? वोकैबुलरी। आप सारे लोग कॉलेज लेवल के बच्चे नहीं हैं, स्कूल लेवल के बच्चे हैं, और स्कूल्स के अंदर सबसे ज़्यादा ध्यान अंग्रेजी में किस चीज़ पर दिया जाता था? या तो कोई एक किताब होती थी, बुक होती थी, उसमें कुछ प्रोज होते थे, कुछ पोएम्स होती थी, कुछ एसे लेटर होता था, या कुछ इस तरह की चीज़। मेरे ख्याल से वोकैबुलरी पे उतना ध्यान नहीं होता था जिस ध्यान से ये पेपर एनडीए का आ रहा है। तो सबसे पहली बात तो वोकैबुलरी हमें बहुत बढ़िया से करनी है। दूसरी बड़ी बात ये है कि क्या वोकैबुलरी करने में हमारी प्रॉब्लम कौन सी है? ये एक तो याद नहीं रहती। हिंदुस्तान के नॉर्थ इंडिया के मैक्सिमम बच्चे होंगे आप में से सारे बच्चे, मैं एक एक बच्चे का अगर स्टेट पूछूं तो ज़्यादा देर लग जाएगी। एक कॉमन चीज़ करते हैं कि राजस्थान से कितने लोग हैं? राजस्थान, ठीक है। हरियाणा, ठीक। इतना बड़ा हाथ क्यों खड़ा कर रहा है? झंडा थोड़ी ना लगाना हमने। उसके दिल्ली, यूपी, उत्तर प्रदेश, बहुत बढ़िया। झारखंड, बिहार, ठीक है। और उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, तो लगभग हम कवर हो गए या किसी का रह गया कोई स्टेट? केरला, अरे भाई मैं नॉर्थ इंडिया की भी बात कर रहा हूँ। कौन कह रहा है केरला? कौन बोला है? तुम्हारे अंदर इतनी अगर हिम्मत नहीं है, एनडीए का पेपर तैयार कर रहे हो और तुम्हारे अंदर इतनी बेबाकी नहीं है कि तुमने कुछ बोला है और तुम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, तुम तैयारी छोड़ दो आज से ही, मैं ये कह रहा हूँ। इतनी बेबाकी, हे तीनों खड़े होइए, दूर दूर बैठिए, दूर दूर बैठिए, बिल्कुल खड़े होइए, तुम बाहर चलिए, बाहर। बोलोगे दोबारा? बैठिए। ऐसे अगर कोई आपको डांट दे तो इसको कहते हैं कास्टिगेट। क्या कहते हैं? कास्टिगेट। क्या बोलते हैं? कास्टिगेट। और कास्टिगेट को हिंदी में कहते हैं डांटना। अब किसी को डांटना, तो डांटने की इंग्लिश क्या बनेगी? तो डांटने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्कोल्ड। और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं स्कॉफ, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं रिब्यूक, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं एडमोनिश, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं चाइड, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं फलमिनेट, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं क्रिटिसाइज, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं कंडेम, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं पेनलाइज। तो पढ़ाई को इस आनंद के साथ सीखना है कि हर चीज़ आपको कनेक्टेड फील हो।
तो ये 3 तरह की चीज़ें हैं जो सिनोनिम, एंटोनिम या इडियम फ्रेज के तौर पर आएगी। मुझे लगता है कि इडियम फ्रेज ज़रूरत से ज़्यादा आसान इस बार आए थे, इतने आसान आते नहीं। ये आप अपना लक मान लीजिए। मुझे खुद पे भी भरोसा था कि तुम में से 10 में से 7 ही करके आओगे, 10 में से 10 नहीं। लेकिन तुम जिस तरह से छप्पड़ फाड़ के जो मुंह बना कर आए, मुझे लगा ये सिर्फ और सिर्फ आपकी एक सेरेंडिपिशियस सिचुएशन थी, ये आपका लक फैक्टर था, ये आपका फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव था, बाकी कुछ भी नहीं था। इसका मतलब आपका पेपर जो आएगा उसमें इडियम फ्रेज के तौर पर एक बहुत ही शानदार, यहाँ नहीं बैठेगा, देख बेशक ना दिखे, तू बाहर आ जा। तू किससे पूछ के शिफ्ट हुआ पहले तो ये बता। नहीं दिख रहा था तो अंधा थोड़ी ना है। तू ये बोलना मेरे को दिख नहीं रहा, मेरे को कहीं और शिफ्ट करो। यू कैन नॉट टेक योर ओन डिसीजन नाउ। और आज के बाद आप सिर्फ यहीं बैठेंगे। बी बोल्ड। एक शब्द होता है एनडीए के लिए OLQ। कितने लोगों को फुल फॉर्म पता है? ऑफिसर लाइक क्वालिटी। कितनी होती है ये? 15। लगभग एसएसबी की तैयारी जब आप शुरू करेंगे, अभी प्रवेश सर भी बात करेंगे आप लोगों से, तो वो बताएंगे कि ऑफिसर लाइक क्वालिटी आपके पास टोटल कितनी होती है? 15। और इंग्लिश के लेवल पर अगर मैं बात करूँ तो इन 15 के 15 जितनी भी क्वालिटीज़ हों, इनके सारे सिमिलर वर्ड्स याद कर लोगे तो 20 में से 10 क्वेश्चन सिनोनिम और एंटोनिम के वहीं से आते हैं। तो पहले तो पेपर पता लग गया आपको, इंग्लिश का पेपर बनता कहाँ से है और कैसे, पहली बात। दूसरी बात, इन शब्दों के समझ में आने से आपको उठना बैठना तरीका और सलीका पता लगता है, गेस्चर्स पता लगते हैं, हाव भाव पता लगते हैं, डिसिप्लिन पता चलता है। आपके अंदर लाइवलीनेस, आपके अंदर एक जिंदा दिली होनी चाहिए। कब कौन सी बात हो रही है, अगर कोई जोक किसी ने क्रैक किया तो हंसना नॉर्मल बात है, हंसना चाहिए। लेकिन कोई सीरियस बात चल रही है, किसी के मरे में गए हुए हो और आप कहीं यार इसको पढ़े हुए देख के एक मज़ेदार बात आया, तो इट फील्स एब्सर्ड टू यू, बेकार लगेगी ऐसी बात। तो एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है। वी हैव 210 डेज, और 210 डेज के अंदर आई नीड ओनली 50 डेज फ्रॉम यू, जिसमें केवल और केवल आप मेरे को इंटरनलाइज कर लो, मुझे सुन लो, समझ लो, लिख लो, सिर्फ और सिर्फ। उसके बाद जब अंडरस्टैंडिंग पूरी हो जाए तो मैं जो टेस्ट लूँगा हर संडे, वो टेस्ट दे दो। उसके बाद आप पूरी टेंशन मैथ्स को दीजिए, जीएस को दीजिए, गैट को अलग पार्ट पे दीजिए, अंग्रेजी को टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये स्मार्ट बोर्ड है। स्मार्ट बोर्ड के ऊपर यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। इसी बोर्ड के ऊपर मेरे पास सारी की सारी एक्सरसाइज मिल जाएगी। मेरे को एक ही तो गूगल खोलना है और गूगल पे कोई भी एक्सरसाइज चलानी मैं यहीं चला लूँगा। आपकी दिमाग के अंदर इसको याद कराने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। सेम टू सेम लैंग्वेज को याद करने की ज़रूरत तो तब पड़ेगी जब रटना पड़ेगा। जब हम लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग के मेथड से, 4 मेथड से चलेंगे तो हमें कोई भी चीज़ यहाँ पर आसानी से याद हो सकती है। अगर आपके पास भी गूगल है तो गूगल पे यूपीएससी की साइट खोलें और यहाँ पे एग्जामिनेशन पे जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर जाएं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी का गैट का पेपर मिलेगा, और सीधा गैट का पेपर जाके खोलें और इसमें जाके देखें कि कौन से क्वेश्चन आए थे और कौन से क्वेश्चन नहीं आए थे। जो अपनी तैयारी को पहली बार शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो लेवल पर आके अपने इस पेपर को देखने की कोशिश करें, आखिर पेपर में क्या लेवल आ रहा है, कौन सी चीज़ हमें पहले से आती है और कौन सी चीज़ हमें पहले से नहीं आती। जैसे ही आप इस क्वेश्चन के तौर पर आओगे तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा। अब ये देखना कैसे क्वेश्चन थे। एंटोनिम बताने थे, क्रेविंग के, ऑब्सक्योर के, मॉन्यूमेंटल के, फ्रेल के, हैपलेस के, इररिफ्यूटेबल के, प्लैनिट्यूड के, स्मूथ के, पास्ड के या एक्सेंट्रिक के। आप में से कितने लोगों को इनमें से 2 वर्ड भी, 1 वर्ड भी पहले से आता है? मैं सिर्फ उन बच्चों से बात कर रहा हूँ, दोज हु आर वेरी न्यू टू दिस क्लास, जो बिल्कुल अफ्रेश फील कर रहे हैं। प्लीज़, आता है सारे? तो 3-4 आते हैं, बढ़िया बात है। यस मैम, क्या नाम है आपका? मोनिका। आपका? काजल। जी सर। 2-3 आते हैं। कहाँ से आना हुआ आपका? फ्रॉम वेयर यू आर? तेलंगाना। तो आपने बताया क्यों नहीं? दिल्ली के लिए हाथ खड़ा किया था। और आपका डोमिसाइल कहाँ से है? डोमिसाइल मतलब आप जब डॉक्यूमेंट देते हैं तो कहाँ का परमानेंट एड्रेस देते हैं, दिल्ली का या तेलंगाना का? दिल्ली का। ओके, फिर अब सबसे पहले वर्ड आया हुआ था क्रेविंग। क्या वर्ड था? क्रेविंग।
और क्रेव के साथ हमेशा फोर लगता है, और क्रेव फोर का मतलब होता है किसी तरह की तड़प उठना, किसी तरह की चीज़ें जो आपको बहुत पसंद है उस चीज़ की तड़प उठना। किसी को मिठाई खाने की हो सकती है, किसी को गोलगप्पे खाने की हो सकती है, किसी को किसी से मिलने की हो सकती है, यस और नो। बट जब भी आपके पास एग्जामिनेशन आएगा तो एनडीए वालों को, पेपर बनाने वाले को, यूपीएससी को यहाँ पे पता है कि यू आर ग्रेजुएट लेवल स्टूडेंट और 12th पास या 12th अपीयरिंग, और अप्रैल वाले तो 12th अपीयरिंग हो गए, पास होंगे लगभग मार्च में, अगर पेपर हो गए लकीली, लॉकडाउन वॉकडाउन नहीं लगा तो अब मुझे बताओ, क्रेव फोर का सिनोनिम होता है आइक फोर, और आइक फोर का मतलब होता है लंबे समय से किसी चीज की तड़प उठना, लॉन्ग फोर। तो इसका मतलब किसी चीज को लाइक करना इसका सिनोनिम हुआ या नहीं। लेकिन क्वेश्चन क्या था यहाँ पे, तो लाइक का उल्टा क्या बनेगा, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाना था, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे दो तरह की गलती करते हैं बच्चे, ये नहीं पढ़ते करना क्या है, और यहाँ पे उनको पता होता क्रेव, अरे सर ने बताया था लाइक आएगा, लाइक लगा दो, फिर तुम्हारे लगेंगे, गलत हो जाएगा ना। तो दिक्कत आती है, सबसे पहले सवाल पढ़ो और सवाल पे स्टिक रहो, करना क्या है, क्योंकि सिनोनिम में तो सीधे मीनिंग याद रहेंगे, एंटोनिम में उल्टे याद रखने हैं, कन्वर्ट करना है। वैसे तो उल्टी बातें जल्दी समझ में आती है, लेकिन यहाँ उल्टे गलत हो जाएंगे, ठीक है जी, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ऑब्सक्योर, बोलो ऑब्सक्योर, 2 बार इस वर्ड को एक बार अपनी तरफ से बोलो। अगर मैं ओबे, ओबीडियंट, ऑब्जर्व ऐसे शब्दों को छोड़ दूं, तो आज मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं कि ओबी से शुरू होने वाले दुनिया के 99% वर्ड किस नेचर के होते हैं, नेगेटिव नेचर के होते हैं। बताओ कितने लोगों के लिए ये नई बात है, नई बात है, इसको नोट कर लो कॉपी में, और ऐसी ऐसी जो भी बात बताऊंगा उसको नोट कर लो, यही चीजें पेपर क्लियर कराएंगी सिर्फ। मैं आपको बेसिक से चीजें बताने वाला हूं, लगभग 10 मिनट का मैं टाइम लूंगा कि पेपर आ कैसा रहा है, पेपर डुएबल है या अनडुएबल है, पेपर में कोचिंग की जरूरत है या नहीं है, पेपर में अवेयरनेस की जरूरत है या नहीं है, पेपर में न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत है या नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ वो बात बता रहा हूं। इस पूरे सेंटेंस को पढ़ोगे तो ह्यूमन क्रेविंग फॉर कंफर्ट लीड्स टू एंजाइटी। जब भी इंसान कंफर्ट के लिए तड़प उठता है तो उसके अंदर टेंशन या एंजाइटी, एंजाइटी का मतलब क्या होता है हिंदी में, चिंता पैदा करता है। तो जब भी हम कंफर्ट की तरफ जाएंगे तो वो हमारी चिंता बनेगा। इसका मतलब ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहने का नहीं। और डिफेंस एस्पिरेंट्स है, आपको तो वैसे भी नहीं रहना चाहिए। कई बच्चे कह देते सर 6 बजे आप क्यों ग्राउंड में बुलाते हैं आप लोग सुबह 9:30 बजे क्यों एक्स्ट्रा क्लास लगा देते हैं, 11 बजे बड़ी धूप होती है क्यों क्लास। आप लोगों को इस तरह की बातें अगर कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि आप एक बहुत तगड़े कंफर्ट जोन से आए हैं, यू डोंट वांट टू बी एन ऑफिसर। और अब तो चीज़ें, आप लकी हैं, आपको 4 साल के लिए ऑफिसर नहीं बनना है। मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात समझ रहे हैं ना, यू आर नॉट अग्निवीर ऑफ दिस नेशन, यू आर ऑफिसर। अब देखो ऑब्सक्योर का मतलब होता है जो चीज़ कन्फ्यूजिंग होती है। ऑब्सक्योर का मतलब होता है जो चीज़ कन्फ्यूजिंग होती है। कन्फ्यूजिंग का मतलब हो गया जो चीज़ नेगेटिव होगा। कन्फ्यूजिंग का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव। मर्की का मतलब होता है, अगर हिंदी में बात करूं, धुंधला। क्या होता है, धुंधला। और धुंधला नेचर बताओ, क्लियर दिख रहा है या अनक्लियर, तो मर्की का मतलब होता है अनक्लियर। और आपको पता होगा वेग का मतलब भी क्या होता है, अनक्लियर। और अनसर्टेन का भी मतलब क्या होता है, अनक्लियर। यस और नो। तो ये तीनों शब्द आपस में सिनोनिम हुए या एंटोनिम, सिनोनिम। इसका मतलब ऑब्सक्योर के ये तो तीनों क्या हो गए, सिनोनिम। तो इस क्वेश्चन को अगर ना भी पढ़ते तो भी आंसर आ सकता था या नहीं, जिनको इन तीनों का पता था कि ये तीनों आपस में भाई बहन है, सिनोनिम है। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या आना था, ऑब्वियस। जो चीज क्लियर दिखाई दे वो क्या होता है, ऑब्वियस। मैंने कहा इधर आओ, तुम्हारे कान में एक बात बताऊं, 2 और 2 पता है कितने होते हैं, 4 कोई नई बात क्या है, ऑब्वियस है। कोई नई बात थोड़ी ना है, ऑब्वियस है। तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है। इसका मतलब ये चीज हमारे लिए क्या है, क्लियर है। तो क्लियर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑब्वियस। अब यहाँ एग्जामिनर किस बात पर खेला कि जो भी लैंग्वेज की लर्निंग करता है, वोकेबलरी की लर्निंग करता है, उसको सिखा दिया जाता है कि ओबी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स नेगेटिव, और वो सबसे पहले इसी ऑप्शन को काटता है, नेगेटिव का नेगेटिव तो नहीं होगा। अरे ओबी से 99% वर्ड नेगेटिव है,
1% पॉजिटिव भी तो होंगे, जिसमें एक वर्ड मैंने बोला ओबे, एक बोला ऑब्जर्व, एक बोला ओबीडियंट, तो एक क्या आ गया, ऑब्वियस। तो बताओ स्टाइल ऑफ पेपर बनाने की कला जो है वो जानता है या नहीं यूपीएससी, यस और नो? किस तरह से पेपर और आपको मैं बता दूं, निजी बात बता दूं, अंदर की बात बता दूं, इस तरह के एक एक क्वेश्चन तैयार होने में एक एक घंटा, आधा आधा घंटा डिस्कशन चलती है प्रोफेसर्स की, जब क्वेश्चन तैयार किया जाता है। ऐसे कोई भी क्वेश्चन रैंडमली तैयार नहीं किया जाता। अगला वर्ड देखिए, द अचीवमेंट्स ऑफ द टीम हैव बीन मॉन्यूमेंटल इन द लास्ट 10 ईयर्स। जो टीम की अचीवमेंट्स है वो पिछले 10 साल में कैसी रही हैं, मॉन्यूमेंटल। अगर अचीवमेंट मॉन्यूमेंटल रही है तो मॉन्यूमेंटल वर्ड मुझे नहीं पता क्या मीनिंग होता है, बताओ अच्छा वर्ड दे रहा है या बुरा वर्ड दे रहा है, पॉजिटिव नेचर है या नेगेटिव नेचर है, पॉजिटिव। और पॉजिटिव का एंटोनिम कैसा होना चाहिए, तो छांटो इसमें से नेगेटिव वर्ड, एनर्मस, मेमोरेबल, स्ट्राइकिंग या अनइम्प्रेसिव। अनइम्प्रेसिव इज द राइट आंसर। बताओ इजी है या डिफिकल्ट है, इजी है, लकीली पेपर इजी था लेकिन अगर पेपर में क्वेश्चन आता 7th, मैं जानबूझ के रैंडम क्वेश्चन उठा रहा हूं, द लैंड अपीयर्स टू बी पास्ड। अब जब लैंड है तो दिमाग में आना चाहिए कोई धरती है और ये धरती मेरी माँ है। अब ये धरती उठाने में मिट्टी उठाई आपने, मिट्टी गीली मिट्टी भी हो सकती है या सूखी मिट्टी भी हो सकती है। अब मुझे बताओ यहाँ पे कौन से 2 वर्ड ऐसे हैं जो आपके जाने पहचाने हैं, एक ड्राई और एक वेट, एक ड्राई और एक वेट। हाय क्या हाल है, ठीक है, तू फोन कर देता आने वाला था तो मैं लेने आ जाता। धन्यवाद आपका जो आप टाइम से आए, हम ही जरा जल्दी शुरू हो गए थे। एक ड्राई और एक वेट, और सच्ची बताऊं इसका आंसर इन्हीं दोनों में से एक है, कौन बताएगा? क्योंकि पास्ड का मतलब होता है सूखा, ड्राई का मतलब भी सूखा, डेसिकेटेड का मतलब जिसमें से पानी निकाल लिया गया हो, तो वो भी क्या होगा, सूखा। स्कॉर्चिंग हीट होती है, चिलचिलाती धूप होती है, और जिस चीज पर धूप लगती है चिलचिलाती है वो भी चीजों को गीला कर देगी या सुखा देगी। तो स्कोज्ड का मतलब भी सूखा, तो सूखे का उल्टा क्या होगा, गीला, और गीले को क्या बोलते हैं, मॉइस्ट या फिर वेट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसका मतलब एक सिनोनिम भी इसी में दिखेगा और एक एंटोनिम भी इसी में दिखेगा। तो बेसिकली एंटोनिम का क्वेश्चन जो भी आएगा वो एंटोनिम छाटना आएगा या ऑड वन आउट करना, आपस में ऑड वन आउट करना। इसका मतलब आपको फैमिली ऑफ वर्ड्स अगर पता है, ढंग से पता है, तो यू कैन आइडेंटिफाई द राइट आंसर विद नो टाइम, यस और नो। बिना समय गंवाए आप उस आंसर को निकाल सकते हो। ट्रिक है या नहीं? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक बच्चे को थोड़ी सी तरीके से कुछ डांट लगा दी, और फिर मैंने मजाक की मुद्रा में कहा कि डांट लगाने को इंग्लिश में अलाना फलाना वर्ड्स कहते हैं। वो कौन कौन से वर्ड थे, कोई भी 2-4 वर्ड याद आ रहे हो? कास्टिगेट, फलमिनेट, स्कॉफ, रिब्यूक, एडमोनिश, चाइड, फलमिनेट, पेनलाइज, क्रिटिसाइज, कंडेम, ये याद आ रहे हैं ना। तो इसका मतलब अगर मुझे वो फैमिली ऑफ सिनोनिम याद है तो उसके अलावा कोई भी वर्ड दिखाई देगा तो वो सिनोनिम से हटके होगा, तो वो एंटोनिम हो जाएगा ना उन चारों में से। इसका मतलब मैं कुछ 100, 200, 300 वर्ड्स की फैमिली ऑफ वर्ड्स याद रख लूँ तो मेरे पेपर की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी घटेगी? मुझे पहले से पता होगा कि हमारे पेपर में क्या आएगा, मुझे मतलब आपको खुद को। और जब टीचर का कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्शन करके रेसिप्रोकेट करके स्टूडेंट में आ जाए, मुझे लगता है इससे अच्छा कोई स्थिति नहीं होती। मेरे कॉन्फिडेंस में कोई कमी? पेपर आपका है, कॉन्फिडेंस मेरा है। अगला देखिए, स्मूथ का मतलब पहले तो हिंदी बताओ क्या होता है। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी इंग्लिश, मुझे खाली हिंदी चाहिए। मक्खन कौन था भाई ये? बहुत ही बड़ा। चिकना, किसी ने बोला है तुमको कभी ऐसे? अरे चिकने इधर आ, गलत हो जाएगा, ऐसे मत सुनना ऐसी बात ऐसे दूर रहना। और इससे भी जो उबड़ खाबड़ ना हो, तुम बड़े पथरीले रास्तों से गए हो। जो उबड़ खाबड़ ना हो, इसका मतलब सिल्कन, विंडिंग, डेंजरस और रटेड। ये क्वेश्चन में क्वेश्चन इजी था और ऑप्शंस डिफिकल्ट थे। जो बच्चे बिल्कुल पहली बार मतलब इंटरेक्टिव क्लास ले रहे हैं, बिल्कुल पहली बार,
वो बच्चे यूँ बताओ, ये क्वेश्चन करने का था या छोड़ने का? तो ये क्लास में जिन बच्चों ने पढ़ रखा था उनको पता है RUT रट का मतलब होता है गड्ढा, और गड्ढे मड्ढे डगमग 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 जो सड़क होगी उसे रटेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रटेड। तो स्मूथ का उल्टा क्या हो जाएगा? रटेड। अब बताओ 10-5 वर्ड तो याद रहने शुरू हो गए ना। अभी मैंने लिखवाने के लिए कुछ नहीं कह रहा हूँ। अगला वर्ड इसके अंदर लिखा हुआ है एक्सेंट्रिक। क्या वर्ड है? एक्सेंट्रिक के अंदर एक वर्ड आया हुआ है सेंटर। क्या वर्ड है? सेंटर। और जिसका दिमाग में कोई एक बात सेंटर पे फिक्स हो जाती है, ऐसा पर्सन सनकी कहलाता है। क्या कहलाता है? सनकी नेचर पता है? जिसके एक ही बात बैठ गई। सर ग्रामर कब करवाओगे? मान लीजिए एक बच्चे ने तुम में से खड़े होकर कहा थोड़ी देर में। मैंने कहा बच्चे थोड़ी देर चुप रहे, मान जाएगा बच्चा, आराम से मान जाएगा। थोड़ी देर में घूम फिर के कहा सर एक बात और पूछूं? मैंने कहा हाँ। सर ग्रामर कब करवाओगे? कहा यार करा दूंगा यार, 5 मिनट और रुक। फिर मैंने ग्रामर करानी शुरू करी। सर वोकेब कौन कराएगा? अरे भगवान, कौन करवाएगा, कैसे करवाएगा, कब करवाएगा? भाई कोई सनक है, फितूर है। सर मैथ भी करवा देते हो क्या आप? अरे भगवान। ऐसे इंसान को, ये मैंने खाली एग्जाम्पल दिया, 1-2 बच्चे ऐसे हमें मिल जाते हैं हर साल, क्योंकि सबका सिलेक्शन थोड़ी ना होता है, कुछ का किसी और चीज़ में होता है। जैसे एक बच्चा था मेरे इंटेलिजेंस ब्यूरो के बैच में, उसका इंटेलिजेंस ब्यूरो में सिलेक्शन नहीं हुआ, भगवान ने कुछ और लिखा हुआ था, RAW में हो गया। कहाँ? कितने लोगों को पता है ये सब? 57 बच्चे अभी सेलेक्ट हुए हैं सिग्मा से। हाँ। तो एक्सेप्ट देखो, अलग अलग चीज़ें हैं। डिफेंस के सिस्टम में डिफेंस चलता है, NDA में NDA, CDS में CDS, CAPF है, बहुत सारी चीज़ें हैं, FCAT है, सारी की सारी चीज़ें। आप अपने गोल ओरिएंटेड रहिए। सारे लोग यहाँ मिलेंगे आपको, सेलेक्टेड वाले भी, मेहनत करने वाले भी, 1-2 अटैम्प्ट दिए वाले भी, 0.5 से रहने वाले भी। उनका कष्ट भी सुनना कि क्या रह जाते हैं तो क्या हो जाता है। उसका साथ वाला SSB क्लियर करके चला गया और वो अभी भी तैयारी कर रहा, वो देखना प्लीज़, और वो पीड़ा समझना। और इसलिए इतनी मेहनत करना कि दोबारा फिर कोचिंग, मेहनत, सीरीज ये ना करनी पड़े। ये गलियां या ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। तो अब यहाँ पर एक वर्ड आया एक्सेंट्रिक। एक्सेंट्रिक का मतलब बताओ, मैंने क्या बोल दिया? सन की नेचर। अब सन की नेचर पॉजिटिव है या नेगेटिव? हर आइडियाज हैव ऑलवेज बीन एक्सेंट्रिक। तो एक्सेंट्रिक का मतलब अपने आप में स्पेशल हो गया, कोई ना कोई अलग से है। स्ट्रेंज का मतलब अजीब से हैं। लोकल वर्ड तो इसमें आ ही नहीं रहा। तो इसका मतलब एक्सेंट्रिक का मतलब वो नॉर्मल सोच रहे हैं, एबनॉर्मल। तो एबनॉर्मल का उल्टा क्या होना चाहिए? खत्म सवाल। मेहनत थी क्या इसमें कोई? अब ये जो मैं करके दिखा रहा हूं, इसमें मेरे को तो फिर भी 10-12 सेकंड लग रहे होंगे। पेपर में आपके पास कितने सेकंड लगेंगे इसको डिसाइड करने में कि क्या आएगा क्या है? मुझे नहीं लगता 1 सेकंड भी लगेगा, क्योंकि 1 सेकंड इसी बात पे लगेगा कि मेरे को आता है या नहीं, मतलब अपने औकातानुसार है या औकात से बाहर है। जैसे इस वर्ड में आपने ये पढ़ के तो देखा, अरे आसान है, फिर ऑप्शन देखे तो बोला नहीं आता फिलहाल के लिए। चलिए एक सवाल और कर लेते हैं, नीचे चलें। ये थोड़ा सा अच्छा सवाल था, 4, 5, 9 और 10, ये और देख लो, फिर थोड़ा सा आपको मैं ग्रामर के बारे में बताता हूं। हिज फ्रेल अपीयरेंस वॉज कंसिडर्ड अ मैरिट। अब बच्चा सोचता मैरिट अच्छा शब्द है, तो फ्रेल भी कैसा वर्ड हुआ होगा? अच्छा। लेकिन फ्रेल में आपको डायरेक्ट मीनिंग पता होना चाहिए कि फ्रेल का मतलब होता है जो पर्सन शरीर या दिमाग से कमज़ोर होता है, फ्रेल। अब जो कमज़ोर होगा वो पर्सन क्या होगा? वीक। जो कमज़ोर होगा वो सेंसिटिव नेचर का होगा, मतलब हाथ लगाते टूट जाएगा। शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है। तो वो कैसा नेचर होगा? डेलिकेट। क्या वर्ड होगा? डेलिकेट। अब जो पर्सन फ्रेल नहीं होगा वो पक्का क्या होगा? स्टड नहीं स्ट्रॉन्ग। और स्ट्रॉन्ग को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इसका एंटोनिम क्या होना था? इसका मतलब हमें इस वर्ड का एंटोनिम का सिनोनिम पता होना चाहिए, मतलब फैमिली ऑफ वर्ड्स पता होगी तो शायद इजी था, 1 सेकंड का था, वरना तो साचे दरबार कीजिए। अगला क्वेश्चन देखो, हैपलेस। क्या वर्ड है? हैप एक रूट वर्ड होती है जिसका मतलब होता है किस्मत। तो जिसकी किस्मत खराब हो वो क्या होगा? हैपलेस। तो किस्मत जिसकी दुर्भाग्यशाली हो उसे अनफॉर्चुनेट बोलेंगे, या अनफॉर्चुनेट को अनलकी बोलेंगे। तो बताओ इसका एंटोनिम क्या बनेगा? खत्म सवाल, ऑप्शन नंबर डी। मुश्किल है।
अगला सवाल देखो, प्लैनिट्यूड। प्लैनिट्यूड शब्द प्लेंटी से बना है। मुझे बताओ प्लेंटी का मतलब क्या होता है? प्लेंटी का मतलब कम या ज़्यादा? ज़्यादा। और इसी प्लेंटी से दो वर्ड बनते, एक बनता है प्लैंटीट्यूड और एक बनता है प्लैनिट्यूड। और आपको जानकर हर्ष, खुशी, प्रसन्नता और भौचक्कापन होगा कि दोनों आपस में भाई है। प्लैंटीट्यूड मीन्स प्लैनिट्यूड। प्लैंटीट्यूड मीन्स, कम से कम 3 बार बोलो ये दोनों वर्ड, प्लैंटीट्यूड, प्लैनिट्यूड, प्लैंटीट्यूड, प्लैनिट्यूड, प्लैंटीट्यूड, प्लैनिट्यूड। और इसका मतलब कम या ज़्यादा? ज़्यादा। इसका मतलब ज़्यादा का मतलब क्या होता है? अबंडेंस। ये तो इसी का सिनोनिम हो गया। एम्पल का मतलब भी क्या होता है? ज़्यादा। प्लेथोरा का मतलब भी क्या होता है? ज़्यादा। सर आप ये जो फटाफट लगा रहे हो क्योंकि मेरे को पता है, और कल को आपको भी ये फैमिली पता होगी पूरी की पूरी वर्ड्स की, तो आपको भी पता होगा। तो बताओ, अगर इस क्वेश्चन को ना पढ़ता मैं तब भी तो मेरा राइट आंसर आ गया था कि 3 वर्ड इसमें अगर सिनोनिम है और मांगा क्या हुआ है? एंटोनिम। तो पक्का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? अबंडेंस का मतलब प्रचुरता, ज़्यादा। आप में से कोई हिंदी मीडियम से भी है? हिंदी मीडियम समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? अगला देखिए, द स्कॉलर कोटेड इररिफ्यूटेबल एविडेंस फॉर हर थीसिस। रिफ्यूट का मतलब होता है किसी चीज को डिनाई करना, मना करना। तो इररिफ्यूटेबल का मतलब जिसको मना ना कर सके, और जिसको मना ना कर सके मतलब अनडिनाएबल। तो अनडिनाएबल इसका क्या हो गया? सिनोनिम। तो जिसको डिनाई कर सके, जिसपे सवाल खड़े कर सके, वो क्या हो गया? क्वेश्चनेबल। तो इसका एंटोनिम क्या आना था? क्वेश्चनेबल। बात समझ में आई या नहीं? आसान था। मैंने 10 के 10 क्वेश्चन आपको करके दिखाए। अब यूं बताओ, पूरे के पूरे सवाल में कुल वर्ड कितने आए थे? 10 तो क्वेश्चन के थे और 40 ऑप्शन के थे, यानी टोटल एंटोनिम में कितने वर्ड थे? 50। तो इतने ही वर्ड किस में बने होंगे? सिनोनिम में भी 50 वर्ड आए होंगे। एक वर्ड सिनोनिम में और 4 वर्ड ऑप्शन में, तो 5 और 10 सवाल है। तो टोटल कितने शब्द आ रहे हैं पेपर में देखने को मिलेंगे? जो 100। उन 100 वर्ड्स को करने के लिए कम से कम 10-12 हज़ार दिमाग में भी होने चाहिए, तभी हम काम करेंगे। और उस 10-12 हज़ार वर्ड करने के लिए हमारी कंसिस्टेंसी ऑफ क्लास भी होनी चाहिए। तो बताओ, लिखवाने पे ज़्यादा ध्यान देना है या याद करवाने पर? याद कर। आप में से कोई भी 5 वर्ड बताओ जो आज की क्लास में अभी तक आपने सीखे, ऐसे ही दिमाग में घूम रहे कि सर ये भी वर्ड था, ये भी वर्ड था। कोई भी 5 वर्ड अपनी कॉपी में लिखो रैंडमली, देख के लिख दो, कोई बात नहीं। ये वर्ड आज हमें अच्छा लगा, ये नया वर्ड था, ये हमारे लिए नया था। कोई भी वर्ड 5। ओवरवेलमिंग का मतलब होता है जब भावनाएं है ना भर जाती है। बहुत पानी बरसता है तो मिट्टी बैठ जाती है, न रोया कर रोने से छाती पगली बैठ जाती है। अब देखो, सर्टेन वर्ड यहां पे भी लिखा हुआ था, सर्टेन। और एक ऑप्शन देखोगे तो क्वेश्चन नंबर डी में अनसर्टेन लिखा हुआ था। इसका मतलब पेपर को पूछना ही पूछना है, एक सर्टेन और एक अनसर्टेन। तो सर्टेन के जितने सिनोनिम बनेंगे वो भी, और अनसर्टेन के जितने सिनोनिम बनेंगे वो भी हमें हमेशा के लिए याद रखना। एक हैप्पी, एक सैड, एक इंक्रीज, एक डिक्रीज, इन सब के सिनोनिम तो हमेशा हमेशा के लिए याद रखो, कॉमन है। क्योंकि डिफेंस के अंदर, इंटेलिजेंस के अंदर, या दुनिया में जितनी भी रिस्क टेकिंग एक्टिविटीज है वो सर्टेन है या अनसर्टेन? अनसर्टेन। और इसलिए ये चीज पूछी जाती है। और दुनिया में आपका टेम्परामेंट अगर चेक करना है तो सर्टेनिटीज में चेक होगा, वो अनसर्टेनिटीज में चेक, अनिश्चितताओं में चेक होता है वो, कि आप अनिश्चित कंडीशन में कितना अपने आप को काम एंड कंपोज्ड शो करते हैं, एक्सपोजर कैसा आपका डेमोस्ट्रेट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। क्लियर है? फिर बात आती है आपकी, अगले टाइप के क्वेश्चन आए थे आपके पास सिनोनिम के। सिनोनिम पे कोई खास मेहनत करने की कोशिश मैं नहीं कर रहा हूँ, एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। दुनिया में याद रखना, कहने के लिए एडवर्टीजमेंट आती होगी, दाग अच्छे हैं, दाग अच्छे हैं, लेकिन मैल हमेशा बुरे होते हैं, मैल हमेशा बुरे होते हैं। MAL से शुरू होने वाले सारे वर्ड किस नेचर के होते हैं? नेगेटिव नेचर के होते हैं। चाहे वो मैलियाइन हो या मैलेसियस हो या मैल न्यूट्रिशन हो या मैलाडोरस हो, हमेशा सारे वर्ड किस नेचर के होंगे? नेगेटिव। अगर इतनी बात पता है तो सिनोनिम निकालने थे। मैलाइन नेगेटिव है तो नेगेटिव का सिनोनिम भी नेगेटिव होगा, और इसका आंसर आना था स्लेंडर, जिसका अपना मतलब होता है किसी को डिफेम करना,
क्या करना, डिफेम। और डिफेम करने का मतलब, मैं कहूँ तुम्हें तुम चोर हो, तो कहो सर जब आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, आप मुझे चोर कैसे कह सकते हैं, मैं हो सकता है लुटेरा हूं। ये वैक्स वर्ड तो हमने अपनी क्लास में बहुत पढ़ा था ना इस बार। वैक्स का मतलब क्या होता है, इरिटेट करना, गुस्सा दिलाना। और किसी पर्सन को गुस्सा दिलाना मतलब उसको प्लीज करना या डिसप्लीज करना, डिसप्लीज करना। अरे मॉम लगाना नहीं है ये। अगला देखो, इसके अंदर एक और वर्ड देखते हैं। चलो पहले इसको नंबर वाइज ही कर लो। प्री कंसेप्शन। प्री कंसेप्शन का मतलब क्या होता है, आइडिया। और आइडिया को इंग्लिश में बोलते हैं नोशन। अब इसके अंदर क्या किया, आइडिया का मतलब होता है नोशन, तो बच्चे को आइडिया याद आ गया। आइडिया, एक आइडिया जो बदल दे तुम्हारी दुनिया, क्योंकि कई क्वेश्चन के आंसर सी होते हैं, तुम तो नहीं हो। ग्रेट थोड़ी ना इसके अंदर आंसर, बस नॉर्मल वर्ड है। प्री का मतलब तो पहले से जो चीजें दिमाग में चलती है। मैं आप में से कई चेहरों को पहली बार देख रहा हूं, ऐसे ही आप भी मुझे पहली बार देख रहे होंगे, तो मेरी शक्ल देख के आपके दिमाग में कुछ पहले से चीजें चल रही होंगी, और आपकी शक्ल देख के मेरे दिमाग में भी कुछ चीजें चल रही होंगी। ऐसी चीजों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्री कंसेप्शन। क्या बोलते हैं, प्री कंसेप्शन। तो प्री कंसेप्शन कोई महान आइडिया है या जनरल आइडिया है, जनरल है। और जनरल आइडिया को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नोशन। ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखना, मोर्टल। मोर्टल शब्द कितने लोगों को पता है कि ये तो हमें पता है, नए पुराने सारे बच्चे रेज हो रहे हैं। ये याद रखना, MOR से दुनिया का कोई भी शब्द शुरू होगा तो वो मरने मारने से रिलेटेड होगा, नेगेटिव होगा। क्योंकि आपको पता है जो भी चीज़ का नाश होना निश्चित है, जो नश्वर है वो मोर्टल है, और जिसका नाश कभी नहीं हो सकता वो इमोर्टल है। यस और नो। तो इसलिए बोला जाता है मैन इज मोर्टल बट द नेचर इज इमोर्टल। तो मोर्टल का मतलब जो ऑल मोर्टल एलिमेंट्स आर इम्परमानेंट, यानी इंसान क्या है, इम्परमानेंट। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, कल ना हूँ, आज से 10, 20, 30 साल बाद नेचुरली गो वेंट गॉन। जनरल बिपिन रावत का शानदार काम कर रहे थे, पता था हेलीकॉप्टर क्या हुआ, ये सर नो। तो ऑल मोर्टल एलिमेंट्स आर इम्परमानेंट। तो मोर्टल का मतलब इमोर्टल, नेवर एंडिंग, डिवाइनली या टेम्पोरल। टेम्पोरल का मतलब होता है टेम्परेरी, क्षणिक, बस बुलबुले की तरह है इंसान की उम्र, आज आया और कल गया। इंसान का जन्म होते ही उसकी मृत्यु निर्धारित हो जाती है। बहुत ज़्यादा ऐसी बातें नहीं करनी है ना। चलिए अगला देखिए, इटिनररी। पहले तो इसको बोलना सीखो, इटिनररी, इटिनररी। और अब इसको एक साथ, इटिनररी, 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 इटिनररी। बोलो ना, शाबाश। अरे शर्मा जी क्या हाल है, आप अकेले आए हो, सच्ची। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। जनाब आपका नाम? शिवम। कहाँ से आना हुआ? गाजीपुर। बहुत बढ़िया, शानदार। गाजीपुर के MLA का नाम बताओ। बैठे बैठे बताओ। जैकी श्रॉफ। अब यंगस्टर है, तुम टाइगर श्रॉफ भी कह देते तो मैं मान लेता। ठीक। देश के होम मिनिस्टर का नाम बताओ। अमित शाह या श्री अमित शाह? एक तो बेसिक OLQ को फॉलो करो, ऑफिसर लाइक क्वालिटी। किसी भी बड़े का नाम डेजिग्नेटेड पोस्ट पे है, गवर्नमेंट की पोस्ट पे, वो तुम्हारा ताऊ नहीं है। वो तुम्हारे से पैसे नहीं मांगता। बेशक उनके प्रति तुम्हारा कोई भी नज़रिया हो सकता है, तुम किसी भी पार्टी को फॉलो कर सकते होगे, वो दूसरी पार्टी के होंगे, कोई भी हो, उनको श्री, श्रीमान, मिस्टर, मिसेज, डॉक्टर, जो भी उनके साथ लगता है वो लगाइए। व्हाट्स योर फादर नेम? समझ गए ना। अब अभी एक पर्सन से मैं अभी एक क्लास लेके आया, वहाँ पे वॉकअप का सेशन चल रहा था, और उससे पूछा मैं, हाँ भाई फादर का नाम क्या है? मैं पहले तो मेरा सवाल ही दूसरा था, वो बच्चा थोड़ी सी हरकत कर रहा था, बीच बीच में बोल रहा था और हिल डुल रहा था। तो मैंने कहा पापा क्या करते हैं? बोले सर DRDO में मैनेजरियल डायरेक्टर है। DRDO ठीक ठाक पोस्ट है, ठीक ठाक डिपार्टमेंट है,
अब मेरे दिमाग में इज्जत बढ़ी है घटी उस बच्चे के प्रति, और कॉन्ट्राडिक्शन भी बढ़ा कि ऐसे बाप का ऐसा बेटा कैसे हो सकता है। तो मैंने कहा पापा का नाम बता, बोला राजू। मैंने कहा पूरा नाम बता, बोला राजकुमार। मैंने पूरा नाम बता, बोला राजकुमार कुमार। मैंने कहा पूरा बता। उसके समझ में नहीं आई मैं क्या जानना चाह रहा हूं। उसके पीछे वाला बच्चा पोक करके कह रहा, मतलब उंगली लगा के। पोक मतलब होता है उंगली ले तो मतलब समझ गए ना। तो पोक छेड़ते हुए उसको कहा, अरे मिस्टर लगा दे मिस्टर। बोले ना है ना वो मिस्टर, बाप है मेरा वो। ऐसे टाइप का बच्चा था। प्लीज, संस्कार घर से शुरू होते हैं और स्कूल तक पहुंचते पहुंचते वो समृद्ध हो जाते हैं। और हमें इस समय समृद्ध बच्चा चाहिए। और एक बच्चा किस्मत में लिखवा के आता है, उसको बनना क्या है, लेकिन कुछ उसकी मेहनत और कुछ उसके आशीर्वाद और दुआएं भी होती है जो उसको बड़ा बनाती है। ऐसी बातें फिर से मैं कह रहा हूँ नहीं करूँगा, खामखा तुम्हारा सिलेक्शन हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। अगला वर्ड देखना, ये क्या लिखा हुआ है, कैलामीचस। कैलामीचस, अगर ऐसा वर्ड आ जाए तो डरना नहीं है। आपने काली मिट्टी सुना है? सॉरी, कैलामिटी। कैलामिटी का मतलब डिजास्टर होता है, कोई भी आपदा, सुनामी आ गई, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, तो ये क्या है? कैलामिटी। कैलामिटी वो मैनमेड भी हो सकती है और नेचुरल भी हो सकती है। तो कैलामिटी का मतलब होता है डिजास्टर। और यहाँ पे सिनोनिम निकालना था या एंटोनिम। अभी एंटोनिम में एक प्रचुरता के लिए वर्ड आया हुआ था अबंडेंट। तो अबंडेंस का भी मतलब बहुत ज़्यादा। क्या बहुत ज़्यादा और कैलामिटी का कोई रिलेशन है? नहीं। एनकरेजिंग तो वैसे ही पॉजिटिव नेचर है और वेलकम भी पॉजिटिव नेचर है। कि ये आंसर हो सकते हैं? तो जब आपको 4 में से 3 का मीनिंग पता और वो आसपास नहीं है तो पक्का साचे दरबार कीजिए, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा या नहीं? गुड़िया डर रही है तू? कापी कहाँ है? रखो इसको ऊपर। कहाँ से आए हो? राजस्थान। जिला? सिक्कर। सिक्कर के एमपी का नाम बताओ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। यू डोंट नो, व्हाट यू नो अबाउट योर सेल्फ, टेल मी 5 लाइन्स। बैठे बैठे। शाबाश 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 शाबाश। सीखने की ज़रूरत है। देखिए वैरायटी जो होती है ना संसार में, वो आपको सिखाती है। आप अगर एक जैसे होंगे तो सीख पाओगे क्या? कुछ सीखने की कोशिश कीजिए। और धन्यवाद दीजिए सरकार का, डिफेंस सिस्टम का, गर्ल्स के लिए इसको ओपन कर दिया गया है। नहीं तो आप देखिए 1 2 3 4 गुड़िया बैठी है मेरे ख्याल से। 4 ही गुड़िया बैठी है। और भी कोई गुड़िया है या? ये 5। 1 2 3 4 5। और कोई गुड़िया और ना पता हो मेरे को, गुड्डे जैसी लग रही हो तो माफ़ करना, एक आधी बॉय कट वाली भी होती है। अगला वर्ड देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऑनोररी। बोलो ऑनोररी। क्या बोले? ऑनोररी। ही वॉज अपॉइंटेड एज द ऑनोररी मेंबर ऑफ द टीम। उसे टीम का मेंबर बनाया गया। कैसा मेंबर बनाया गया? ऑनोररी मेंबर अपॉइंट किया गया। ऑनोररी का मतलब पैसे लेगा या बिना पैसे? ऑनोररी पोस्ट जब भी होती है तो उसको सैलरी प्रोवाइड नहीं की जाएगी, वो विदाउट सैलरी काम करेगा। और जीवन में कुछ लोग इतने ऊंचे ओहदे पर आ जाते हैं, इतना पैसा कमा लेते हैं, इतना इज्जत कमा लेते हैं कि उनके एक्सपीरियंस की ज़रूरत लोगों को भी होती है और उसे भी इस तरह की भूख होती है कि मैं किसी भी रूप में सोसाइटी को सर्व करूं। ही डज नॉट वांट टू बी पेड। और ऐसी सर्विसेज को क्या बोलते हैं? ऑनोररी। तो इसका मतलब पेड या अनपेड? एक पेड भी लिख दिया और एक अनपेड। और हर आदमी को लिखता अपॉइंटमेंट मिला है। अब उसको ये वर्ड पता ही नहीं है, पहली बार आया, तो तुक्का तो मारेगा कुछ। अब ना ये ए में आया ना सी में आया, तो वो सी भी नहीं लगा सकता इसका आंसर। तो पेड या अनपेड, तो इसका आंसर अनपेड। एक अच्छा वर्ड आया था ये, एक्स कम्युनिकेट। क्या वर्ड था? द चर्च डिसाइडेड टू एक्स कम्युनिकेट हिम फॉर हिज एक्शन। चर्च का मतलब कोई भी रिलीजियस हाउस, और चर्च ने ये क्या लिया? डिसीजन। और चर्च अगर डिसीजन ले रहा है तो उसको एक्स करने की कोशिश कर रहा है। तो इन का मतलब अंदर और एक्स का मतलब बाहर। इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। इन का मतलब अंदर वाला और एक्स मतलब, पक्की बात है ना?
तो इसका मतलब एक्सकम्युनिकेट हिम फॉर हिज एक्शन, उसको अपने एक्शन के लिए एक्सकम्युनिकेट किया, मतलब बाहर निकालने की बात है। ऑप्शन छांटना, एक्सपेल इज द राइट आंसर। बताओ रूट वर्ड अगर याद हैं तो आ सकता है या नहीं? कितने लोगों को लगा कि सर ए बी काम आया, ओ बी काम आया, एम ए एल काम आया, ये अभी ई एक्स काम आया, क्या ये रूट वर्ड्स काम आ रही है या नहीं? इसका मतलब वोकेब को याद करने की जो प्राइमरी फंक्शन है वो क्या है? रूट वर्ड। और रूट वर्ड की लर्निंग को इंग्लिश में कहते हैं इटिमोलॉजी। क्या बोलते हैं? इटिमोलॉजी। लिखिए फटाफट। और इस क्लास के अंदर मेरे ख्याल से हमारी डेली क्लास रहेगी, और डेली क्लास में हम वोकेबलरी का सेक्शन करेंगे ही करेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें डिसाइडेड है पहले से है, और वो है ग्रामर। ग्रामर में 15 चैप्टर हैं, 15 चैप्टर्स आर देयर इन योर ग्रामर, और वहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे, किस तरह के सेंटेंसेज आएंगे, दे आर फिक्स्ड। तो बताओ सिलेबस फिक्स किसका है? ग्रामर का। और किसका फिक्स नहीं है? किसका वास्ट सिलेबस है? वोकेब। तो किस चीज़ को पहले दिन से ही करना है हमने? वोकेब। किस चीज़ को हम लास्ट में रट नहीं पाएंगे? वोकेब को। लास्ट में पीडीएफ नहीं मांग सकते कि सर वो 250 पेज की पीडीएफ दे दो, फटाफट उसको याद कर लेते हैं। नहीं होएगी, ये समझ समझ के होएगी, टाइम लेके होएगी। और 210 दिन इज एन एम्पल टाइम। एम्पल मतलब बहुत ज़्यादा टाइम, एम्पल मतलब ज़्यादा, मोर देन इनफ। अभी पढ़ा ना, एम्पल वर्ड आया था। ठीक है। इटिनरी का मतलब होता है किसी भी तरह का शेड्यूल। गलत हो गया? पेपर दिया था इस बार? कितने क्वेश्चन हुए इंग्लिश के 50 में से? आपकी क्लासेस तो आपने 50% ही ली थी, मेरा मानना है ये। आप अगर मेरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते तो मैं मान लेता कि हाँ सारी में आए होगे, बट मेरे को याद रहता है कोई भी स्टूडेंट। क्या नाम है आपका? नकुल। तो नकुल, पिछली गलतियाँ जैसी भी रही वो सारी गलतियाँ एक बार नोट डाउन कर लेना अपने अकेले में बैठ के, जिसने भी पेपर दिया। और मैथ्स में जो गलतियाँ रही, इंग्लिश में जो गलतियाँ रही है, जीएस में, और वो गलती रिपीट नहीं करनी है। और उसके लिए एक अच्छा टाइम टेबल होना जरूरी है। कितने लोगों को लगता है कि अ लीडर विदाउट प्लान विल डेस्टाइन टू गेट फेल? एक नेता, एक ऐसा लीडर जिसके पास कोई प्लान नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड प्लान नहीं है, और उसके पास सेना बहुत बड़ी है, वो पक्का क्या होगा? फेल। प्लान मतलब आपके पास आपका शेड्यूल होना जरूरी है। अ पर्सन विद 60% मार्क्स इन 12th, an average student can become lieutenant through NDA only if he has to follow a fixed amount of plan, timetable बना लो। मैं I'll help you personally। मैं आपको टीचर या फैकल्टी की तरह ट्रीट करूंगा ही नहीं। आज की क्लास में थोड़ा सा फॉर्मल सिस्टम नज़र आ रहा होगा। आज और आज के बाद से ये दोस्ताना रिश्ता बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि मेरी क्लास के अंदर कोई बहुत बड़े जटिल चीज़ें नहीं है, नेचर की चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ें, बिहेवियर की चीज़ें, आपकी चीज़ें, हंसने मुस्कुराने की चीज़ें। क्या मैं आपको बोर कर रहा हूँ? कितने शब्द आए हैं? क्या ये फिक्स था कि मेरे को क्या पढ़ाना है? मुझे नहीं पता था क्या पढ़ाना है, मैं तो CDS लिख दिया था आते ही। बाद में 1-2 बच्चे बोल भी पड़े थे बीच में, मैंने सुन लिया था, मैंने टोका टाकी नहीं की, क्योंकि अपनी आदत नहीं है, अपने अंदर OLQ है। चलिए, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आए थे आपके पास, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस। 21 से 30। मैं इस जेंटलमैन से पूछता हूं, आप 21 से 30 के बीच में कोई भी एक नंबर बोल दो। 24 नंबर क्वेश्चन करते हैं। अपन ने ये डिसाइड नहीं कर रखा। अब ये देखो 24, अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड, अ लैंग्वेज रिप्रेजेंट्स एंड रिलेटिंग, डिफरेंशिएटिंग बिटवीन। मुझे बताओ, सेंटेंस खुद कह रहा है मैं P से शुरू हो सकता हूं, मैं R से शुरू हो सकता हूं, मैं S से शुरू हो सकता हूं, मैं Q से शुरू हो सकता हूं। क्या ये R से शुरू हो सकता है? क्या ये S से शुरू हो सकता है? क्या ये अ लैंग्वेज रिप्रेजेंट से शुरू हो सकता है? यानी कि Q राइट आंसर आएगा। खत्म आंसर। काहे दिमाग लगाना भाई? कोई सा भी सवाल उठाओ ऐसे ही हो रहा है, 10 के 10। हे भगवान, आप चौंकिए मत, ये UPSC है, इसको क्वेश्चन बनाने आते हैं, बट उसको पता है सामने वाला बच्चा ग्रेजुएट है या 12वीं पास, इसलिए इस दिमाग से कर रहे हैं। समझ में है कि नहीं? चौंकिए मत। लेकिन एक आधा बच्चा पता है ज्यादा दिमाग वाला क्या करता है? एक होता है श्याना, एक होता है सवा श्याना, 1.5 श्याना।
सर डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आया था इंग्लिश में, मैं बोला अगली बार इंटीग्रेशन भी आएगा था। ये 10 क्वेश्चन आए थे। अब बताओ फॉर विच शी फोर्ट, फॉर विच से सेंटेंस शुरू हो सकता है, और ये शी है तो शी कोई ना कोई नाउन होगा ना, वो पंडिता रमाबाई होगी ना, तो सेंटेंस किससे शुरू होगा, आर से कितने सेंटेंस शुरू है, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, खत्म है ना। कितनी देर लगाई, बच्चे कह रहे हैं सर PQRS में बहुत टाइम लग रहा था, PQRS में, मैंने मेरे सामने लाई हो एक बार। नाउन की जगह प्रोनाउन आता है, प्रोनाउन की जगह नाउन आता है, पहले नाउन आता है फिर, इतनी बात तो क्लियर है। सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। क्या ये डेफिनेशन ना मुझे सेट पता था, मैंने पहले ही कह के भेजा था, पिछले 8 साल का अनुभव है मेरा। NDA के पेपर उठाओ, क्वेश्चन नंबर 1 उठाओ, आंसर क्या आएगा, सी, मैंने कह के भेजा था। बच्चे ने दिमाग लगाया जाके, बच्चा कह रहा सर सवाल में नोट भी है, सवाल में नेवर भी है, 2 नेगेटिव एक साथ नहीं आते, हमने भी लगा दिया। मैंने कहा तुम्हारे लगे, बोला क्यों, मैंने कहा आंसर क्या आएगा, सी। क्यों, बोला सर आपने कहा था इसलिए, मैंने ना। हमारी जो सबसे बड़ी ग्लोरी है वो इस बात पे नहीं है कि हम कभी गिरते नहीं हैं, बल्कि इस बात में है कि जब भी गिरते हैं हर बार तो हम उठ जाते हैं, और उठने को इंग्लिश में राइज कहते हैं। राइजिंग आएगा, क्या आएगा, रेजिंग नहीं आएगा। तो एरर कौन से पार्ट में है, वो मजाक की बात है, उसको ज़्यादा सीरियस मत लेना कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सी आएगा, फिर मेरे को मैथ का भी बताना पड़ेगा, बी आएगा। कितना फायदा हो जाएगा इस बात से, एक क्वेश्चन का 4 नंबर का। लेकिन फायदा तो हमने एग्रीगेट देखना है ना, 1-2 क्वेश्चन के फायदे नहीं, ये तो तुक्के हैं। यूपीएससी को नहीं पता लग रहा कि बच्चों को ये ट्रिक पता लग गई है। अगर उसको अगली बार पता लग गया कि आजकल ये सी बना रहे हैं चैंपियन, तो दिक्कत हो जाएगी या नहीं। बुरा तो नहीं मान रहे ना आप, ये सब सर पहली क्लास में आप इतना ट्रिक व्रिक बता रहे हैं, ऐसे हमारा सिलेक्शन हो गया तो मुझे पता क्यों नहीं होगा, अभी बता रहा हूँ उन बातों को भी, क्योंकि सबके बात ध्यान रह जाती है। क्या माँ बाप सबको कहते झूठ मत बोलो, दीवार पे मत लिखो, ये मत करो, हाथ मत निकालो चलती गाड़ी से, नहीं करते तुम? करते हो ना। अब ये देखो, मैंने कह रखा है वन ऑफ के बाद कभी भी कुछ आए तो कौन सा नाउन आएगा, सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन, और वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। सर ये क्या बात बता दी आपने, मैंने कहा इन सारे बच्चों में से एक इंटेलिजेंट है, इस सेंटेंस को मैंने इंग्लिश में लिखना है, तो मैं बताऊं वन ऑफ द स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट, बताओ सही लिखा या गलत? सर आप तो खुद ही गलत लिख रहे हो, आप क्या पढ़ाओगे हमको? मैं वही तो पूछ रहा हूँ, एरर पूछ रहा हूँ, सही है या गलत है? गुड, व्हाट्स योर नेम? देवांशु। फ्रॉम वेयर यू आर? ग्रेटर नोएडा। नोएडा की फुल फॉर्म? नोएडा की फुल फॉर्म, या नोएडा पैदा ही ऐसा हुआ था? न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। आपने देखा मैं इनडायरेक्टली कुछ कुछ चीजें बता रहा हूं आपको। MLA का नाम पूछा, MP का नाम पूछा, जहां से वो है उसकी फुल फॉर्म पूछ ली। ये जनरल क्वेश्चन है, आपको अपने आसपास का पता होना चाहिए। आपको अगर जनरल अवेयरनेस अपने आसपास की नहीं है तो आप सोशल अवेयरनेस कैसे लोगे, वो वाली जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और करंट अफेयर में सिखाई पढ़ाई जाएगी अगले 7 महीने। यस और नो? पेपर में मेरे को आपको लेफ्टिनेंट देखना है तो सिर्फ इंग्लिश की बात होगी, या SSB लेवल की बात होगी, या इंटरव्यू लेवल तक की बात होगी, या पूरे सिलेक्शन लेवल, पूरे प्रोसेस की बात होगी, पूरे प्रोसेस की बात होगी। मैं आपको कहूँ मैथ और इंग्लिश पे ध्यान देना बच्चों, बढ़िया ध्यान देना, और इसके बाद तुम्हारे दोनों में मिला के नंबर आ रहे हैं 320, और पेपर में कट ऑफ जा रही है 370, जो हटा दी गई है, जो हटा दी गई है। क्या हटा दी गई है? आर्टिकल 370 हैज़ बिन रिवोक्ड। क्या है आर्टिकल 370? जम्मू कश्मीर को स्पेशल प्रोविज़न था, ये सब पता है कि नहीं आपको? जम्मू कश्मीर एक राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश? भारत में कितने राज्य है? 29, और यूटी 8। पक्का? दिल्ली की राजधानी?
दिल्ली खुद राजधानी है, तो यूटी की भी तो राजधानी होती होगी, नहीं होती? पक्का ना? इसका मतलब पांडिचेरी की राजधानी नहीं है ना? बताओ। दिमाग लगा रहे हो, पढ़कर आए हो। अहमदाबाद कहाँ की राजधानी है? अहमदाबाद कहाँ की राजधानी है? गुजरात। कहाँ की राजधानी है अहमदाबाद? कहीं की भी नहीं है, गांधीनगर है। कहाँ की? गुजरात की। लेकिन गुवाहाटी कहाँ की राजधानी है? आसाम की। आसाम की तो दिसपुर है। है ना? किसी की भी नहीं है। तो कुछ प्रोमिनेंट सिटीज हैं, वो इतने फेमस हो गए, अपनी राजधानी से भी बड़े हो गए। तो हमारे दिमाग में थोड़ी ना बड़े होने चाहिए, हमें करेक्ट ऑप्शन पता होना चाहिए। एंड यू विल गेट कंफाउंडेड और कंफ्यूज टू सी द ऑप्शन, नॉट फ्रॉम द आंसर। आपको ये जो 4 ऑप्शन है, ये कंफ्यूज करने के लिए हैं। एक आंसर तो पता ही है। जैसे ही आप में से किसी ने ये देखा, सवाल को बिल्कुल पढ़ा नहीं, खाली ये देखा वन ऑफ लिखा हुआ है, तो मेरा कोई भी स्टूडेंट होगा, किसने पढ़ाई की थी मेरे से, वन ऑफ देखते कितने को याद आ गया था प्लूरल आएगा, तो वन ऑफ दैट आएगा या वन ऑफ दोज आएगा? बस एरर कौन से पार्ट में? ए। और बताया था दूसरे क्वेश्चन का आंसर ए आएगा। सॉरी, ये नहीं बताया। चलिए, एक और सवाल आया, देखो सेम कॉन्सेप्ट पे, वन ऑफ के बाद एक और क्वेश्चन था कि नहीं? वन ऑफ 34 है क्या? दिस मॉन्यूमेंट हैपन्स टू बी वन ऑफ द ओल्ड मॉन्यूमेंट इन द सिटी। फिर से वन ऑफ आ गया। वन ऑफ के बाद फिर से कोई नाउन आएगा, तो कैसा नाउन आएगा? प्लूरल। तो मॉन्यूमेंट या मॉन्यूमेंट्स? तो आंसर क्या आ गया? बी। इजी है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, कितने क्वेश्चन आए? 2। ऐसे ही मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया था, कंडीशनल सेंटेंस। बोलना नाम। कंडीशनल सेंटेंस के 3 रूल होते हैं। एक रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3। अगर इफ के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, तो इफ के बाद विल, शैल प्लस वर्ब की सेंटेंस का आंसर आता है। या तो आंसर ए में होता है या आंसर सी में। मैक्सिमम टाइम 99%। उसके बाद चौथे टाइप के क्वेश्चन आए थे, ईडियम फ्रेज। क्या वर्ड आए थे? ईडियम फ्रेज। 41 से 50 में कोई भी एक वर्ड। गुड़िया, आपका नाम? दीपू। निकनेम है आपका? रियल नेम है दीपू। वेरी गुड, बैठिए। कहाँ से आना हुआ? हरियाणा में। कहाँ से? झज्जर से आए। ठीक है। झज्जर का पिन कोड क्या है? पता होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, मैंने कोई गलत सवाल पूछा है? अच्छा सवाल है कि नहीं? पिन कोड पता होना चाहिए, क्योंकि ये झज्जर का पिन कोड मुझे याद है, एक मूवी में था, कंगना रनौत बताती है और उसमें कहती है, नंबर तो मैं देऊं को ना, नंबर तो मैं देऊं को ना। तनु वेट्स मनु थी शायद। बैठिए प्लीज। चलो आप एक नंबर बोलो 41 से 50 के बीच में, आपका लकी नंबर कोई भी। 47। 47। आप पंजाबी गाने ज्यादा सुनती है मतलब। लक 28 कुड़ीदा 47। कितना पार्टिसिपेट कर रहे हो, तुम्हें याद? चलिए, व्हाट आर योर हॉबीज? कितने लोगों का ये क्वेश्चन हमेशा तैयार रहता है? लिसनिंग टू म्यूजिक एंड क्रिकेट। व्हाट इज योर हॉबी? प्लेइंग फुटबॉल। व्हाट इज योर हॉबी? What is your hobby? Gym. What is your hobby? Playing sports. What is your hobby? आई। तेरे को विश्वास नहीं हो रहा, तेरे से पूछ सकता है कोई? कह रहा मैं बताऊं सर, मैं। जेंटलमैन, आपने टोटल 5 क्लास ली थी मेरी, अब कुल कितनी क्लास लोगे? 10 टोटल, सारी टोटल 47 है। अ सी चेंज। बताओ, सी जो होता है वो 1 मीटर का होता है या 2 मीटर का होता है? 5 मीटर का होता है। भाई साहब, सी जो है बहुत बड़ा, और किसी में इतना बड़ा परिवर्तन आए कि आपको उसमें सी चेंज हो गया, तो मतलब छोटा परिवर्तन या बहुत बड़ा परिवर्तन। अब अपने को ईडियम का मतलब डायरेक्ट मीनिंग होता है या इनडायरेक्ट? तो ईडियम का मतलब होता है मुहावरे, और मुहावरे में एक हिंदी का मुहावरा होता है, आंखों का तारा।
तो इसका मीनिंग होता है आंख का तारा निकाल के खेलना, या फिर बहुत प्यारा, वेरी लविंग। तो इसका मैं कहे कहीं कुछ और बोले कुछ, मारो कहीं लगे वहीं, मतलब कुछ कहने के सेंस में ऐसा है। समझ में नहीं आएगी बात? तो इसका मतलब सी चेंज का मतलब हो गया बहुत बड़ा परिवर्तन। अब अपन ऑप्शन में कटिंग पटिंग शुरू करें। चेंज इन द सी टाइड, समुद्र की लहरों में परिवर्तन होना, तो सी का आंसर सी नहीं होता, वे बच्चे बहुत बड़े होते हैं। सी अ कंप्लीट चेंज, ये हो सकता है, मैं कह रहा हूं ये है। चेंज लाइक सी, जिसमें सी होगा उसमें सी आंसर नहीं होगा, वो खुद होगा, तो ये आंसर भी नहीं। चेंज सी विद पॉल्यूशन, और मैंने कह के भेजा था अगर ईडीएम में कोई वर्ड है और वही वर्ड अगर नीचे भी है, वो उसका राइट आंसर नहीं हो। इतना कहा था, एक बच्चे को दिमाग में पता नहीं क्या आया, कह रहे चेंज का चेंज लिखा था, मैंने सोचा भी नहीं आएगा। अब बताओ मेरी बात को कितना मानना है, तो कौन सी बात को मानना, समझ गए या नहीं? कॉमन निकालना था, ये सी, ये सी, ये सी, ये सी, मतलब ये आंसर नहीं है। यानी कि ऑप्शन वाला खुद छाती फाड़ फाड़ के कह रहा है सी वाले आंसर नहीं है, बी वाला है। इसका मतलब खेलना किस पर है, नॉलेज पे या ऑप्शन पे? ऑप्शन पे। एक और देख लो, कोई और लकी नंबर बताओ। हाँ भाई ब्लैक मैन 48, चलो तुम 1 किलो और बढ़ा लो। ठीक चल रहा है, ऊपर चला गया तो कोई बात नहीं, चलो सीधा आंसर करते हैं। बिना ईडीएम के आंसर करते। पर्ल वाला था क्या? पर्ल था क्या? ठीक है। अच्छा वैसे मेरे को ये बताओ, पर्ल का मतलब क्या होता है? मोटी, अच्छा मोती, ठीक है। तो पर्ल का मतलब होता है मोती। मोती शब्द अच्छा है या बुरा है? अच्छा शब्द, बहुत बढ़िया शब्द है मोती। किसी की लिखावट होती है और उसको बोलते हैं मोती जैसा लिखता है ना, और कई होता है मोटी जैसा लिखता है। तो मोती बिखेरना, हे भगवान तुम बिखेरने की बात क्यों करते हो? दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, तुम कुंवारे के कुंवारे। और विजडम क्या होता है, चलो ये बताओ विजडम क्या होता है? अच्छा विजडम शब्द किससे बना है? वाइज, और वाइज का मतलब होता है इंटेलिजेंट। और एक शब्द अगर आपके दिमाग में टेंशन ना हो तो बोल दूं, सैगैसियस। बोलना एक बार। जो पर्सन बहुत ज्यादा दिमाग वाला होता है, बहुत एक छोटी छोटी बातों को समझता है, बेशक शांत रहता है, बोलता नहीं है पर समझ उसके सारा आता है, उस पर्सन को क्या बोलते? सैगैसियस। अब कई बच्चों को याद नहीं रहता सैगैसियस वर्ड, अपन उसको ये कह देते भाई इसमें ऐसा वर्ड याद कर ले, SAG साग। और हरे साग, हरी सब्जी खाने से दिमाग क्या होता है? बढ़ता है घटता है? बढ़ता है। तो सैगैसियस होने से, साग खाने से आप क्या बन जाओगे? इंटेलिजेंट। आप क्या बन जाओगे? वाइज। तो वाइज का मतलब होता है विवेकपूर्ण स्वभाव, कब कौन सी स्थिति में क्या करना है और क्या नहीं करना। 10 ही उंगली है, देख कम नहीं हुई है, ये तो खुली है, दिख रही है। विजडम का मतलब हो गया दिमाग, और दिमाग का मोती। अब मुझे बताओ इस पूरे सेंटेंस में से कौन सा मीनिंग आपको लगभग लग रहा है? मैं हे भगवान सर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि क्वेश्चन जब ना आता हो तो आंसर सी लगा दो, क्योंकि उसके ठीक होने की चांस 25% नहीं 45% होती है। ऐसा यूपीएससी के किसी भी एग्जाम में, एनडीए से लेके आईएएस तक के पेपर में माना जाता है। लेकिन ये बात कोई सीखने पढ़ने की नहीं है, अपने को राइट आंसर पता होना चाहिए। पेपर आसान आया था। एन इम्पोर्टेंट इवेंट इन वंस लाइफ, किसी की लाइफ का इवेंट, तो मोती का मतलब इवेंट होगा, ये नहीं। एन इम्पॉर्टेंट पर्सन ऑफ विजडम, विजडम का आंसर विजडम नहीं होगा, ये बात बताइए ना। एन इम्पॉर्टेंट थिंग इन वंस लाइफ, ये थिंग है और ये इवेंट है। अगर इवेंट सही होगा तो थिंग भी सही होगा, और 2 राइट आंसर एक क्वेश्चन में नहीं हो सकते, तो ए भी गलत, डी भी गलत। और पर्सन की बात विजडम के कारण गलत है। तो बताओ खुद क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा ठीक है? सी। और जब आप, मैं मारूंगा जूता निकाल के, बात समझ ले बात। और इस बात को बोलते डांटना, और डांटना के एंटोनिम बता 5। मैंने एंटोनिम पूछे हैं, ध्यान से सुन।
इतनी देर में मैंने यही बताया है, प्रेजेंस ऑफ माइंड इज इंपॉर्टेंट। एक बात बताओ, मेरी प्रेजेंस ऑफ माइंड ठीक है या खराब है? अगर मैं कोई एग्जांपल दे रहा हूँ तो भटक रहा हूँ या दोबारा वहीं आ जा रहा हूँ जो चल रहा है? फिर यही क्या आप काम करना तुम्हारे, फिर वही सर से वो बैच पूरा हो लिया भाई। नया नया साल है, नया नया माल है। एन इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस, किसी पर्सन को जब आप बहुत अच्छी सी सलाह देते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल अ पर्ल ऑफ विजडम, दिमाग का एक मोती देते हैं। भाई तू मेरी बात सुन, तो भाई पढ़ लिया कर, मोबाइल पे ये रील्स और कच्चा बादाम मत देखा कर, फेल हो जाएगा। दिस इज व्हाट वी कॉल अ पर्ल ऑफ एडवाइस, अ पर्ल ऑफ विजडम। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन था, अर्ली बर्ड। आपने देखा होगा लॉकडाउन के दौरान तो ये बहुत ज़्यादा हो गया। मान लीजिए कहीं पर 200 लोगों को आना है और कह दिया गया फर्स्ट 50 लोगों के लिए 50% का डिस्काउंट है, तो 50% डिस्काउंट फॉर अर्ली बर्ड, 50% डिस्काउंट फॉर अर्ली बर्ड। जो पहले पक्षी आएंगे वो पहले दाना उठा लेंगे, क्योंकि मान लीजिए आपने कुछ दाना बिखेर दिया है पक्षियों के लिए और 200-250 पक्षी आकाश में घूम रहे हैं, 50 अपने टाइम से आ गए, उनको नहीं मन कर रहा था पंख फड़फड़ाने का, बैठ के खा पी के क्या समझे तुम, चोंच लड़ा रहे। वाह, अ पर्ल ऑफ विजडम, ज्यादा समझना नहीं है। तो अर्ली बर्ड का मतलब लो फ्लाइंग, नीचे उड़ने वाले, लेटेस्ट, बिल्कुल नए, एंशियंट एवियन, पुराने पक्षी, या फर्स्ट अराइवल, पहले आओ पहले पाओ, खाओ नहीं पाओ। और अक्सर लिखा जाता है जब भी डिस्काउंट लगता है, इंग्लिश में होता है अर्ली बर्ड डिस्काउंट, और ऊपर हिंदी वाले लिखते हैं पहले आओ पहले पाओ 50% डिस्काउंट, ऐसे टाइप का कुछ। तो इसका आंसर था ऑप्शन नंबर डी। एक क्वेश्चन ये है, बी इन सेवंथ हेवन, ये तो हिंदी में है ना, सातवें आसमान में होना। तुमने देख रखे सातवें आसमान, तुमने फेरे लिए हैं, लेकिन इतना तो पता होगा सातवें आसमान पे होना दुखी होना होता है या खुश होना? खुशी होना, अपने पास होना, खुश होना, आनंद की स्थिति में होना। तो एक्सट्रीमली सॉरी, एक्सट्रीमली वाइज, एक्सट्रीमली सैड या एक्सट्रीमली हैप्पी? तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा वेस्ट था ना, इतना बड़ा पार्ट, टू बी एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली। इसमें बात तो इतने की हो रही है। सॉरी का मतलब खेद प्रकट करना, वाइज का मतलब इंटेलिजेंट या फिर सगेसियस, सैड का मतलब दुखी, और हैप्पी। आंसर क्या आना था? डी। अब पेपर में सबसे बढ़िया जो दो क्वेश्चन थे जिसको देख के मैं बड़ा खुश हुआ, एक आया बी इन द पिंक और एक आया बी इन द रैंक। गर्ल्स ने बड़े अच्छे से जवाब दिया, क्योंकि उनका फेवरेट कलर क्या था? पिंक। एक्चुअली जब भी आप स्वास्थ्य से बढ़िया होते हो, खुश होते हो, तो खून दौड़ता है पूरे शरीर में, और खून का रंग बेशक लाल होता होगा, लेकिन चमड़ी के साथ मिलकर वो आपका पिंक कलर बनाता है, और पिंक कलर आपको हेल्दी, वेल्दी, वाइज ऐसा शो करता है। तो इसके अंदर आपका आंसर क्या आना था? हेल्दी। लेकिन जो रेड होता है ना, ये रेड अलर्ट होता है, और रेड अलर्ट होता है तो ये डेंजर का साइन है। और डेंजर में भी ये विशेष रूप से जब आप फाइनेंस के तौर पर बैंकरप्ट हो जाते हो, दिवालिया हो जाते हो, जब आपके पास पैसा नहीं होता, जब आपको किसी से पैसा लेना नहीं, पैसा देना है, इतना पैसा उधार लेके और वो खत्म हो गया। अब ऐसे सिचुएशन को क्या बोलोगे? बी इन द रेड, बी इन द रेड। तो बताओ, टू ओ मनी टू अ बैंक, टू गेट मनी फ्रॉम वंस फैमिली, टू बी इन डेंजर ऑफ बीइंग कॉट, टू बी इन फेवर ऑफ नीडी पीपल। तो पहली बात तो डी आंसर और बी आंसर नहीं है। और कई बच्चों को रेड में रेड अलर्ट दिखाई दिया, और रेड अलर्ट से उनको दिखाई दिया डेंजर, और उन्होंने ऑप्शन नंबर सी लगाया, जो कि क्या गया उनका? गलत। स्पेसिफिकली बता रहा हूँ, इवन मेरी क्लास के भी एक दो बच्चों का जवाब ये गलत गया, क्योंकि इतनी खुशी में वो खुशी झेल नहीं पाया। खुद सेवंथ हेवन में था, पेपर आसान है, इतना आसान है कि 10वां गलत कर दो। फूल के कुप्पा होने के बाद गलती होने के चांसेस बढ़ती है घटती है? आप ये देखो सिस्टमेटिक तरीके से यूपीएससी आपके सवालों को अरेंज कैसे करती है, कि गलती शुरू में नहीं करवाई, गलती लास्ट में करवाई।
ये चाल है जी सारी की सारी, सब मिले हुए हैं जी, सब मिले हुए हैं जी। ये तो गवर्नमेंट बिक गई है। तो टू ओ मनी टू अ बैंक, और ओ का मतलब होता है मनी देना है, ओ कर रहे हो अभी आप। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। मैंने एक समरी के तौर पर आपको इस पेपर को सॉल्व करवा के एक बार के लिए दिखाया। सर बैक जाना है, कैसे जाएं? चलिए बैक टू पवेलियन। मज़ा आया कि नहीं? आप इस तरह से मेरे साथ कोई भी पेपर सॉल्व करेंगे, आज जो अभी हुआ है और इससे पहले जितने भी पेपर हुए हैं वो सारे हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। लेकिन अब अप्रोच समझ में आ गई होगी कि हमारे पास 30 क्वेश्चन वोकेबलरी के हैं, 10 क्वेश्चन रीअरेंजमेंट के हैं। आप में से कितने लोगों को रखता है कि रीअरेंजमेंट सर अप्रैल में पेपर है, मार्च में करवाओगे तो चल जाएगा काम, जिस तरह के क्वेश्चन आ ठीक है, तो मेरा ध्यान रीअरेंजमेंट में मार्च में फरवरी में कर लेंगे, या आपकी टेस्ट सीरीज में शुरू कर देंगे उसको। मेरा विशेष ध्यान नहीं रहेगा, क्योंकि विशेष ध्यान बनाने वाले का भी नहीं है। सबसे बड़ी बात है स्पॉटिंग एरर, और ये पूरा का पूरा बेस किस पे रहेगा? ग्रामर। चलिए कॉपी बनाएंगे, फेयर कॉपी, उस पर लिखिए ग्रामर। चलिए ग्रामर का एक सेक्शन पढ़ाता हूँ, और अब मैं डेमो वैमो कुछ दे नहीं रहा, अब पढ़ाने की बात कर रहा हूँ मैं। थक गए क्या? हाँ, मेहनत तो आप ही कर रहे हो। मेरी जो अप्रोच है बोलने की, पढ़ाने की, थैंक यू सो मच। ये इनकी कहने पे दे रहे हो या आपने खुद? हाँ, इसका मतलब देख वो कितनी सैगेसियस है, उसको पता है कि सर भी अभी अगर टॉपिक चेंज किया तो मूड भी चेंज। नहीं, वो एडजेक्टिव होते हैं, नेगेटिव नहीं बताया था सर। अब याद करो मेरी बात को, कसम खाओ, पहले उसकी कसम खाओ। मम्मी पापा की कसम इतनी सस्ती नहीं होती है, प्लीज मत कर। ईश्वर है, झूठी क्या होती है? झूठी सच्ची कुछ भी नहीं, कसम का कॉन्सेप्ट ही नहीं खत्म हो जाना चाहिए। मेरा शुरू में आते ही इस बच्चे से क्या लेना देना था? इसने कुछ बोला और इसने एक्सेप्ट ही नहीं किया, मैं पीट देता क्या तेरे को, मार देता। मेरे को आपको लगता है मैं तुम्हें पीट दूंगा? भाई जुबान ठीक हो, मेरी सरकास्टिक भाषा है, थोड़ी सी व्यंग्यात्मक भाषा है, मैं इसी में कंट्रोल कर लूंगा। शरीर का मारा हुआ तो फिर भी भूल जाएगा आदमी, मुंह से बातों का मारा हुआ नहीं भूलता, इसलिए हम बात से मारेंगे। सर थैंक यू सो मच फॉर योर बिनाइन नेचर। बिनाइन नेचर, मैंने क्या बोला? बिनाइन, बनियान नहीं, बिनाइन। बिनाइन का मतलब काइंड नेचर, जनरस नेचर, ब्रॉड हार्टेड नेचर, बड़े दिल वाला। चलिए ग्रामर के अंदर आपके पास कुछ यूनिट है, और उसके अंदर यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3। और जो बच्चा शुरू से पढ़ेगा उसको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना पढ़ने में ना लिखने में, और साथ साथ में स्पोकन पे भी हम काम करेंगे। अगर आप कहेंगे कि सर स्पोकन पे काम मत कीजिए, आगे दौड़ पीछे छोड़ की नीति पर पढ़ाते रहिए, मेरा ऐसा मानना नहीं है। मेरा मन करता है कि अच्छे सेंटेंस जब आप हिंदी में सोच लें तो उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। कितने लोगों को लगता है ये ज़रूरत है? जिनकी स्पोकन ठीक है वो मेरे साथ बात करें, जिनकी स्पोकन ठीक नहीं है वो रूपांतरण करके, ट्रांसफॉर्मेशन करके फिर काम करें। सबसे पहला चैप्टर हम देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। बहुत ही शानदार चैप्टर है, एक क्वेश्चन इस पेपर में से आता ही आता है। इस बार वन ऑफ देम वाले जो क्वेश्चन आए थे वो इसी चैप्टर से रिलेटेड थे। कितने क्वेश्चन थे? 2, एक ही तरह के 2 क्वेश्चन। दूसरा आएगा नाउन, तीसरा आएगा प्रोनाउन, चौथा आएगा एडजेक्टिव, और 5वां आएगा आर्टिकल। ये है यूनिट 1। मान लीजिए आप में से किसी पर्सन का ये मिस हो जाता है, तो हम किसी भी नए बैच में जहाँ पर भी यूनिट 1 से शुरू कर रहे हैं वहाँ से आप बैकअप क्लास लेनी शुरू कर सकते हो। 5 चैप्टर एक साथ चलेंगे कहीं पे भी। एनडीए के बैच में बैचेस शुरू होते रहते हैं, हर मंथ नए बैच आएंगे। कोई भी मिस हो जाए वहाँ से कर लेना। सर हमारा तो एक ही चैप्टर मिस होएगा तो क्या करेंगे? आप मेरे से बात करेंगे, उस चैप्टर का नाम बताएंगे, मैं आपको डेट बता दूंगा, आप उस दिन उस क्लास में आ जाएंगे। मत बजाओ,
ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छी बात बता दी है। क्योंकि देखो ह्यूमन प्रॉब्लम हो सकती है, कोई बीमार हो गया, कोई किसी के साथ मूवी देखने चला गया, कोई सो गया मेरी क्लास, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। सर कैसी बात कर रहे हो आप। उसके बाद यूनिट नंबर 2 वर्ब, टेंस, कंडीशनल सेंटेंस। और कंडीशनल से कितने क्वेश्चन आए? 2। 15 चैप्टर है, क्वेश्चन कितने आने हैं? 10। मतलब एक चैप्टर से एक क्वेश्चन उठाए तो भी ना बने, और ये क्या कर रहे हैं महाराज एक एक चैप्टर से 2-2 क्वेश्चन उठा रहे हैं। बहुत कमाल के आदमी है यार। और उसमें से सब में एरर थोड़ी ना है, एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें नो एरर भी होगा। तो एक्चुअली एरर वाले क्वेश्चन कितने आएंगे? 9। और एक क्वेश्चन कौन सा होगा? नो एरर। सर कौन सा क्वेश्चन होगा वो? अभी बताता हूँ अभी बता रहा हूँ। वो प्रोवर्ब होगा, कोई ना कोई कहावत होगी। थर्टी 38 क्वेश्चन पढ़ो। अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन 2 इन द बुश, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। सुना हुआ है? ये उसी की प्रोवर्ब की इंग्लिश है, इसमें कोई एरर नहीं। आंसर क्या आना था? नो एरर। आया कुछ समझ में? कितने लोगों को आज ये कॉन्फिडेंस आ गया सर 200 में से 200 ले आएंगे, आपको बोलने की जरूरत नहीं है? आ रहा है? रेज योर हैंड प्लीज, बी कॉन्फिडेंट। सर कोई बात नहीं, 45 प्लस क्वेश्चन ठीक करके आएंगे, ये आपको हम नीचा नहीं देखने देंगे, ये पक्की बात। अभी भी कई लोगों के हाथ नहीं खड़े गए, तुम्हारे पैर भी खड़े होंगे थोड़ी देर में। तो सर हमको भरोसा ही नहीं हो रहा, इतना आसान भी हो सकता है। इतना ही आसान है सच्ची। और अगर एनडीए का पेपर, मेरे एक मित्र हैं, उनका नाम बड़ा ओल्ड सा नाम है, उनके पिताजी माताजी ने रखा था, ग्रामीण अंचल से, मेवालाल नाम है उनका। जैसे एक पर्सन की दादी, उसकी दादी का नाम है केला देवी। तो ऐसे पुराने ज़माने में नाम होते थे। जलेबी आजकल जलेबी बाई के नाम से फेमस हो गई होगी, वैसे पुराने ज़माने में नाम होता था। तो वो मेवालाल जी जो हैं, वो इस समय आरबीआई में सीनियर मैनेजर है पिछले 7 साल से, आरबीआई में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उन्होंने अपनी लाइफ का जो पहला एग्ज़ाम जो क्रैक किया था वो था एनडीए। लेकिन कहाँ आउट हुए? एसएसबी। इसका मतलब मैं जो कहना चाह रहा हूँ, एक बार अच्छी मेहनत अगर एनडीए में कर ली जाए, तो या तो एनडीए में या जीवन के किसी भी स्पेक्ट्रम में आप हमेशा कैसे मिलेंगे? सफल मिलेंगे। ये मैं कहना चाहता हूँ, अगर तैयारी आपकी अच्छी है। और मैं उन बच्चों को भी जानता हूँ, कम से कम 2-3 बच्चों को जानता हूँ जिन्होंने एनडीए का एग्ज़ाम क्लियर किया, एसएसबी क्लियर किया, ज्वाइन किया, निकल कर आए, सीडीएस दिया, एसएसबी दिया, क्लियर किया, ज्वाइन नहीं किया, यूपीएससी के सीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी की, और फिर रैंक लेकर अब केरला में पोस्टेड है। इसका मतलब वो एनडीए को मॉक टेस्ट की तरह देख रहे थे। किसके? यूपीएससी के। कुछ ऐसे भी होते हैं। मतलब एक बार आपका मोमेंटम बन गया सफलता का, तो वो बनता चला गया। एक पेपर आपको सीढ़ियों का काम करेगा, आप उसकी गर्दन पे सिर रख के ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। समझ आई क्या नहीं? लेकिन पढ़ने और पढ़ाने का मिजाज कैसा होना चाहिए? सख्त या सॉफ्ट? सॉफ्ट, ताकि कुछ भी चीज दिमाग में जा रही है, ऐसी जा रही है कि घोल के पिला दी हो, कतई जहर। अब देखो मैंने बीच में बोला कतई जहर, तो तुम्हारे देख यही समझ में आया तुम्हारे खाली और नहीं आया तुम्हारे मेवालाल की कहानी। कंडीशनल सेंटेंस। उसके बाद अगला है एक्टिव पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे तो फिर एक नरेशन का चैप्टर भी होगा, और नरेशन के बाद आप पढ़ेंगे क्वेश्चन टैग, और इसके बाद बस। उसके बाद यूनिट नंबर 3 है। यूनिट नंबर 3 को मैं थोड़ा सा अलग कलर पे लिख देता हूँ। 1 2 3 4 एडवर्ब्स, कंजंक्शंस, प्रीपोजिशन,
और सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस। तो ये देखिए, ये 5, ये 6 और ये 4, टोटल कितने चैप्टर हो गए? 50। ये आपकी सीक्वेंस क्रोनोलॉजी चलेगी चैप्टर की। मॉडल्स इसी में आएगा, वर्ब प्लस मॉडल्स प्लस GIP, जिरंड इन्फिनेटिव पार्टिसिपल। ठीक है। अलग अलग किताब अलग अलग डील करती है, मैं किसी किताब को फॉलो नहीं करता। मैंने 18 किताबें अलग अलग पढ़ी थी एक समय में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की। बाद में मुझे लगा वेस्ट हो गया टाइम मेरा। बाद में मैंने अपने 400 सेंटेंस में पूरी इंग्लिश ख़त्म करी और वही पढ़ाता हूँ, वहीं से पेपर आता है। चलिए, तो चैप्टर की शुरुआत हमारी जो कल से होने वाली है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। अभी इससे पहले मैं आपको छोटी सी बात अगर बता दूं, लिख लिया आपने? ये सारा दिख रहा है ना तुम्हें? एक किसी भी, जैसे आपको कोई बायोलॉजी पढ़ाने आए तो बायोलॉजी में वो बोलेगा सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यस और नो? तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन योर NDA एग्जामिनेशन फॉर इंग्लिश लैंग्वेज? सेंटेंसेज आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ योर करियर। सेंटेंस, सिनोनिम आए सेंटेंस, एंटोनिम आए सेंटेंस, PQRS आए सेंटेंस, एरर आया सेंटेंस। इसका मतलब बेसिकली क्या डील करना है आपको? सेंटेंस। सर EDM में तो नहीं आए, लक्की हो आ जाए और बीच में अंडरलाइन कर दे तो वो वैसा ही सेंटेंस बन जाएगा। तो आपको क्या मिलने वाला है? सेंटेंस। और सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। अगर मैंने कह दिया सैम एंड डेविड आर एल्यूडिंग टुवर्ड्स नथिंग, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है? वेरी गुड, बहुत ही शानदार और इंटेलेक्चुअल बात की है आपने। ये है सब्जेक्ट और इसके बाद जो भी बच गया वो क्या है? प्रेडिकेट। मुझे नहीं पता टुवर्ड्स का मतलब क्या है, नथिंग का मतलब क्या है, एल्यूड का मतलब क्या है, बट मुझे इतना जरूर पता है कि इसके साथ क्या आया हुआ है? आर। अगर यहाँ पे सैम एंड डेविड की जगह सिर्फ सैम होता तो पक्का यहाँ पे क्या होता? इज। यहाँ पे ये दोनों ना होते, आई होता, तो यहाँ क्या होता? एम। इसका मतलब इसको देख के ये बदल रहा है, एल्यूडिंग बदल रहा है, टुवर्ड्स बदल रहा है, नथिंग बदल रहा है, ये वर्ब बदल रही है। तो कौन सी चीज़ वर्सेटाइल है? कौन सी चीज़ चेंज हो रही है? वर्ब। तो सब्जेक्ट को चेंज करने में पूरे प्रेडिकेट का योगदान है, या प्रेडिकेट के अंदर एक वर्ब का पार्ट है वो। और इसलिए इसके अंदर जो सबसे पहला चैप्टर पढ़ा जाता है वो पढ़ा जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्लियर? कर लिया नोट? नहीं किया मेरे ख्याल से, अब कर लोगे। इस क्लास के अंदर 2-3 अच्छी बात बताता हूँ। एक तो LSRW, जो भी चीज़ हो पहले लिसन, उसके बाद खुद से बोल के भी देखे, स्पीक, उसके बाद रीड, उसके बाद लास्ट में क्या करना है? राइट। जनरली बच्चे स्कूल लाइफ के होते हैं, वो हर चीज़ को सोचते हैं जैसे टीचर बोलता जा रहा है लिखते चले जाएं। सुनने का, समझने का और लिखने का काम एक साथ करोगे तो समझ जल्दी आएगा या कंफ्यूज ज़्यादा हो जाओगे? मैं आपको टाइम दे दूंगा लिखने का अलग से, जहाँ पे भी मोटी मोटी बातें होंगी, अच्छी अच्छी बातें होंगी, कि इसको पहले सुनो बाद में लिखो। लिखने का टाइम अलग। पूरे 1-1.5 घंटे के अंदर का मिजाज में आप में से कोई भी 2 बात, 3 बात, 4 बात निकाल के बताओ कि हाउ द जोश, हाउ द जोश लग रहा है ना? क्लियर हो जाएगा ना? आ जाओ सर, आ जाओ, आ जाओ, क्लियर हो जाएगा। यही एनर्जी इंग्लिश में रहेगी, यही एनर्जी फिजिक्स। इस बार फिजिक्स में 26 क्वेश्चन आए। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग इस बात को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। 26 में से 26 क्वेश्चन क्लास नोट्स में से थे। 26 में से 26 क्वेश्चन क्लास नोट से। इसका मतलब 50 × 4 इंग्लिश में से मैं कह रहा हूँ 45 ही क्वेश्चन किए होंगे बच्चों ने
तो 45 इंटू 4 कितना हो गया? 180। और 26 क्वेश्चन जीएस के कर दिए उसने, फिजिक्स के, कितने हो गए? 104। यार नंबर देख रहे हो तुम्हारे कितने बन गए? कितने हो गए ये? 284। मैथ में कितने नंबर लाने रह गए? अब कट ऑफ ही क्लियर करनी है। लेकिन एक बात याद रखना, आप यहाँ कट ऑफ क्लियर करने के लिए नहीं आए हो, रैंक लेने के लिए आए हो। और ये सिग्मा इंस्टीट्यूट है, सिग्मा क्लासेस है, यहाँ पे फर्स्ट रैंक लाने वाले को BMW की शर्त है, दी जाती है। आप छोड़ो BMW के चक्कर में, रैंक के चक्कर में आओ, सिलेक्शन के चक्कर में आओ। टोटल कितनी सीट है जी? 400। और टोटल एस्पिरेंट कितने बैठते हैं हर साल? 4 लाख। 400 हज़ार। इसका मतलब एक सीट पे कितने लोग लड़ रहे हैं? 1000। यस और नो? और 1000 बच्चे अप्रैल तक, मार्च तक यहीं हो जाएंगे। 1000 में से एक ही सिलेक्शन थोड़ी ना होगा, बंदर बाट लगेगी सिलेक्शन की। लेकिन आप एक हो ना, आपके माँ बाप के लिए तो आप एक हो ना, एक सिलेक्शन चाहिए ना आपको। तो आपको थोड़ी ना 1000 और 400 से मतलब है। उस एक के लिए मेहनत भी वैसी ही करनी पड़ेगी जो वैसे बाकी लोग करें। त्याग भी करना पड़ेगा, समर्पण भी करना पड़ेगा, फैमिली, फ्रेंड, फंक्शन सब कुछ छोड़ना पड़ेगा जी कुछ दिन के लिए। और यहाँ मार पिटाई भी होती है, मैं पहले बता दूँ। यहाँ थप्पड़ भी मारे जाएंगे, मुक्के भी मारे जाएंगे, बेल्टें भी मारी जाएगी। जहाँ सिलेक्शन की बात होगी वो सारी चीज़ की जाएगी। आप अगर कोई भी टेढ़ी मेढ़ी जगह दिखाई दे गए, मैनेजमेंट से बुरा कोई नहीं होगा। क्योंकि अगर आपका रिजल्ट नहीं आया तो आपके माँ बाप के लिए भी मैनेजमेंट से बुरा कोई नहीं। यस और नो? उससे पहले हम ही बुरे बन जाए ना। मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ आपको कि आप मेरे को बाहर जाके कहो बाहर देख लूँगा। बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। मेरा अपना मिजाज ऐसा नहीं है मार पिटाई वाला, सच्ची बता रहा हूँ। आप यू विल फील सेफ, आप सेफ। लेकिन एक आदमी है मैं सेठ जी की बात बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है? तो ये गणित सीखनी है, प्लान करके काम करना है। और इस प्लानिंग से अगर काम करना है तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड टाइम टेबल। तो कल की क्लास के अंदर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, थोड़ी सी वोकेबलरी और प्लस टाइम टेबल। कितने लोग तैयार है? यस और नो? कल की क्लास में हाउ द जोश। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय